हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों की डिमांड के अनुसार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो बिहार बोर्ड के सारे विद्यार्थियों को मैं पहले बता देना चाहूंगा कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है। आप ज्यादातर फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर करें। अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो आप जान लीजिए, आपके बुक से 3 प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप क्लियर हो लें। पहला तो समरी, सारांश, चाहे किसी कविता का या किसी कहानी का, हमें दोनों से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक सारांश लिखना है। वेरी क्लियर। पहला आप लोगों का क्लियर हो गया और इसका नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया और वीडियो के माध्यम से भी कुछ पोएम और प्रोज का समरी मैंने देने का प्रयास किया है। दूसरा जो आप लोगों को बुक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन 2 पूछा जाता है, 4-4 नंबर का। आई मीन 4 दूना 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, एक प्रोज का और एक पोएम का। इस वीडियो के बाद मैं एक्सप्लेनेशन का भी एक वीडियो आपको देने जा रहा हूं। और तीसरा पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो मात्र 2 मार्क्स का होता है, और ये 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बुक से होता है, जिसमें प्रोज सेक्शन से भी है, पोएट्री से भी है। तो 2 नंबर का जब है तो इसका मतलब है कि कहानी या कविता से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको है, अगर 2 लाइन भी अगर आप लिख देंगे तो 2 मार्क्स का हो गया। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया आपके रेनबो पार्ट 2 से। सब्जेक्टिव में समरी 5 मार्क्स का, एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का और शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, एक क्वेश्चन उसे भी पूछा जाता है। उसके बाद आपको पता है एक लेटर पूछा जाता है, एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक अखबार आता है। फिर 5 नंबर का ट्रांसलेशन पूछा जाता है और फिर 5 मार्क्स का मैच करने के लिए पूछा जाता है, जो इसे बहुत सिंपल है। और फिर कंप्रीहेंशन है ना। तो बुक से ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। ध्यान से आप समझिए, समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा होगा देखिए। What are the elements of drama? कुछ इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता ड्रामा, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी लिटरेरी पार्ट होते हैं उसमें प्रोज है, पोएम है, ड्रामा है, नॉवेल है, ऐसे है, बहुत सारा चीज है। तो ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यानी ड्रामा में क्या क्या होता है, आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आर प्लॉट, कैरेक्टर, सीन, डायलॉग एंड गेस्चर। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर कभी ड्रामा देखा होगा, गांव में नाटक, तो कोई भी नाटक का एक प्लॉट होता है, कहानी का प्लॉट, विषय वस्तु जो होता है। फिर उसमें पात्र होते हैं, जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं तो हीरो हीरोइंस होते हैं। फिर सीन होता है, फर्स्ट सीन, सेकेंड सीन, थर्ड सीन,
ड्रामा का मंचन सीन के माध्यम से किया जाता है। ड्रामा में कैरेक्टर डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग होता है। गेस्चर मतलब होता है आपकी भाव भंगिमा, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो कैरेक्टर के अनुसार आपको अपने बॉडी में गेस्चर भी बनाना पड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि ड्रामा एलिमेंट्स जो हैं वो प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, सीन है, ऐसे एक एक्ट भी हो सकता है। अंक हम लोग ड्रामा में देखते हैं एक्ट, गेस्चर इटीसी। याद रहेगा। व्हाट इज एन एपिटाफ? जब मैं एपिटाफ पोएम को पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था कि कब्र पर लिखी गई चीज ही एपिटाफ है। जो कब्र पर जो लिखी जाती है, जो रिटन फॉर्म होता है, जो इंस्क्रिप्शन होता है, तो आप एक लाइन में याद रखिएगा, एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन, लिखावट ऑन द टुम्ब ऑफ ए ग्रेव, यानी ये कब्र के जो ऊपर जो बनाया जाता है। क्रिश्चियन में आप लोग देखते होंगे जब कब्र को दफनाया जाता है तो एक कब्र के ऊपर एक पक्के का बना दिया जाता है, उसमें इस प्रकार का आकार होता है, उसमें कुछ लिखी जाती है। तो वही है एपिटाफ, जो है कब्र के टुम्ब पर लिखी गई वो वर्ड्स है। समझ गए होंगे आप लोग। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम? यह भी आप लोगों ने पढ़ा है कि किस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि भारत मेरा घर है। आप लोग को याद होगा कि भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस प्रकार अपनी भावना को, अपनी राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्र के प्रति अपने डिवोशन को एक्सप्रेस करने का माध्यम, एक्सप्रेस करने का प्रयास किया था। तो हम लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम दैट टाइम when he was taking oath as the third president of India। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि भारत इज माई होम। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम दैट टाइम व्हेन ही वाज टेकिंग ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि भारत इज माई होम एक अंश है डॉक्टर जाकिर हुसैन के उस भाषण का जब वे राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह में जो उन्होंने भाषण दिया था उसी का एक अंश है। तो वही मैंने लिखा है कि उसमें यह कहा गया है जिस समय वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ले रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थिंक्स हिमसेल्फ द हेड ऑफ हिज फैमिली। वो इस प्रकार की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को इस परिवार का मुखिया मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है, तो हमारा ये दायित्व है मुखिया होने के नाते कि इस घर को मैं कैसे खूबसूरत और मजबूत बनाऊं। तो वो अपने परिवार, अपने आप को इस परिवार का मुखिया मानता है, इसलिए ही सेड उन्होंने कहा दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली मेंबर, कि भारत हमारा घर है और यहां के लोग हमारे परिवार के सदस्य। नेक्स्ट, हाउ डिड एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप समझ गए होंगे हमारे पूर्वजों ने कैसे होम रूल, होम रूल मतलब खेती बाड़ी, गांव घर को कैसे एंजॉय किया। तो बस एक लाइन में याद रखना है, आवर एंसेस्टर एंजॉय थ्रू होम रूल बिकॉज देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन एंड इविल्स। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, शोषण, और इविल मतलब बुराई। इन एग्रीकल्चरल
ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, पेशा। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज होम रूल को एंजॉय इसलिए करते थे क्योंकि उन लोगों को लगता था कि खेती बाड़ी या गांव घर में किसी भी प्रकार का शोषण या बुराई नहीं है। आप लोग को याद होगा महात्मा गांधी टाउन लाइफ, सिटी लाइफ को नापसंद करते क्योंकि वो कहते हैं कि वहां गुंडों का गैंग रहता है। वो एग्रीकल्चर पर बड़ा जोर देते थे और हमारे जो पूर्वज लोग थे वो खेती बाड़ी करते थे और बड़े संतुष्ट होते थे। तो समझ गए होंगे, एक लाइन याद रखना है, बिकॉज देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन एंड इविल्स इन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। यानी कृषि के कामों में किसी भी प्रकार की शोषण और बुराई नहीं थी, इसलिए हमारे एंसेस्टर एंजॉय करते थे होम रूल। नेक्स्ट, नेम 2 वर्क ऑफ शेक्सपियर। कई बार ये क्वेश्चन आया, 2018 में क्वेश्चन आया कि शेक्सपियर के 2 वर्क का मतलब समझ जाइएगा, यानी उनकी किताबें, उन्होंने क्या लिखा है। तो जब मैंने आप लोगों को एक नोट्स दिया था ऑथर्स नेम वाला, उसमें आपने देखा होगा कि शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क को मैंने दिया था। तो आप जान लीजिए द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर फॉलोइंग: किंग लियर, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर। मैंने कई नाम आपको यहां दे दिया, याद रहे एग्जाम में आपको कोई 2 नाम ही लिखना है। आपको इतना नाम इसलिए दे दिया ताकि आप कोई भी 2 याद रख सके। तो अगर पूछता है नेम 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो आप लिखिएगा 2 वर्क ऑफ शेक्सपियर आर फॉलोइंग और किसी 2 का ही नाम लिखिएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोएट वांट टू वेट इन द पोएम स्नेक? स्नेक D.H. लॉरेंस की जो कविता है उसमें एक क्वेश्चन आया कि कवि इंतजार क्यों करना चाहता है। तो आपको इसकी कहानी पता होगा कि स्नेक में क्या होता है कि गर्मी का दिन है, D.H. लॉरेंस को बड़ी प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए अपने पानी के नल के पास उतरता है, आता है, और जब वो आता है तो देखता है कि उसके आने के पहले एक सांप वहां पानी पीने के लिए आया है। तो उसे लगता है कि भाई मैं तो सेकंड कमर हूं, फर्स्ट कमर तो सांप पहले आया है, तो पहला अधिकार पानी पीने का उसका है, तो इसलिए वो इंतजार करना चाहता है। ये स्टोरी। अब इसको आप कैसे लिखोगे? When the poet went to his water trough to drink water, कभी जब पानी पीने के लिए वाटर ट्रोफ के पास जाता है, he saw a snake had already come there, उन्होंने देखा कि एक सांप पहले से ही वहां आया है टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। एंड द पोएट वाज द सेकेंड कमर, और कवि को लगता है कि वो दूसरा, यानी उसका सेकेंड नंबर है। सो द पोएट वांटेड टू वेट इन द पोएम, और यही कारण है कि कवि कविता में, स्नेक पोएम में इंतजार करना चाहता है। लास्ट, व्हाई इज लोमोव unable to speak about marriage? The marriage proposals का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें वो कहता है कि लोमोव नाम का जो कैरेक्टर है वो शादी के बारे में क्यों नहीं बोल पाता है। तो आपको कहानी पता होगा कि लोमोव जब नतालिया के पास मैरिज प्रपोजल लेकर के जाता है, तो किसी भी लड़के को, जब कोई लड़का लड़की के पास मैरिज प्रपोजल लेकर के जाता है, तो उसको इस बात की हमेशा डर होता है कि हमारा शादी का प्रस्ताव वो स्वीकार करेगी या न करेगी। इसलिए लोमोव को भी शादी के बारे में बात करने में परेशानी होती है। यानी क्यों लोमोव शादी के बारे में बात नहीं कर पाता है? आंसर है, लोमोव इज अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज टू नतालिया बिकॉज, वो नतालिया के पास शादी के बारे में इसलिए नहीं बात कर पाता है क्योंकि ही हैज डाउट, उसे शक है इफ नतालिया विल एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल और नॉट, कि क्या नतालिया हमारे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं। सो ही इज हेजिटेटिंग टू एक्सप्रेस हिज विल फॉर द मैरिज। यही कारण है कि शादी के लिए
अपनी इच्छा को व्यक्त करने में उसको काफी हिचकिचाहट और संकोच हो रहा है। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी दिया, फिर और भी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन को आपको दूंगा, लेकिन इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन का भी आपको एक वीडियो दे दूंगा, ताकि अभी जो आपका आने वाला जो नवंबर में एग्जाम है उसको आप बढ़िया से कर पाए। थैंक यू। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लें और एक बार दोबारा आप केवल पढ़ लीजिएगा, बस आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। थैंक यू।